चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। बताओ जरा एक एक बार की इसमें टॉपिक्स क्या क्या थे। चलो लिखते हैं, देखते हैं, मुझे भी उतना याद है जितना तुम्हें है। चैप्टर नंबर 2 क्या क्या टॉपिक्स थे स्टार्टिंग से अगर अपन याद करें तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो कि बिजनेस एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट क्या होता है ना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है बेटा। तुम फालतू में सोचते रह जाओगे डिफिकल्ट वाला आएगा और ये क्वेश्चन आ जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, एक टॉपिक है फर्स्ट पेज पे ही, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, क्वेश्चन आया हुआ है उसका। पहले फाउंडेशन में था वो सब्जेक्ट बीसी के। असली में चैप्टर नंबर 2 और 3 जो था ये पहले एक जमाने में फाउंडेशन में आता था, समझ रहे हो, मैं ही पढ़ाता था इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। आपका वो जो मैक्रो था वो मैक्रो आता नहीं था, ये आता था। तो समझ लो अच्छे से, वो इंपॉर्टेंस ऑफ बीसी के, ओ सॉरी बिजनेस एनवायरमेंट। तो 5 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी इजी 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है मेमोरी में, माइक्रो मैक्रो। मैक्रो में क्या एलिमेंट होते हैं, 2 होते हैं, माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है ना। मैक्रो में कौन कौन से थे, डीजी पेस्टल, याद है, डेमोग्राफिक, ग्लोबल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये मैक्रो में आता है। और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, दिखाऊंगा आज तो क्वेश्चन है बकायदा। अच्छा, माइक्रो में क्या क्या आता था, मैंने बताया था आपको, शॉर्ट फॉर्म कॉमिक्स। बट दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट माइक्रो बेसिकली। ये चैप्टर किसके बारे में है, इसके बारे में, ठीक है। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसी, पहले तो हम पढ़ते हैं डीजी पेस्टल सारे, डेमोग्राफिक, ग्लोबल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली सारे पढ़ के फिर क्या आता है टॉपिक याद करो, फिर आता है वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। याद आया, वाई बिजनेसेस आर गोइंग ग्लोबल, वो टॉपिक है बुक में, समझ रहे हो। इसके बाद कि बिजनेसेस ग्लोबल क्यों जा रहे हैं, सर क्यों जा रहे हैं, एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं, वहां पे फायदा है, कॉस्ट कम है, कंपटीशन कम है, बहुत सारी चीजें थी, बहुत फर्जी इजी क्वेश्चन था। फिर एक टॉपिक है वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। उसमें क्या है उसमें वो है वो मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। फिर एक वो उसी जगह का होता है, तो वो सारा वो टॉपिक भी है। फिर आपका एक टॉपिक है, याद करो, मेन टॉपिक क्या है चैप्टर नंबर 2 में, एक वो है ना टाइप्स ऑफ मार्केटिंग भी है, सेल्स चैनल भी है, और कौन सा टॉपिक है, और है आपका वो माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, याद आया। फिर केएसएफ, इतने सारे टॉपिक्स थे। और वो बीच में तो है ही पीएलसी, वीएलसी, पीएलसी, एक्सपीरियंस कर्व, वो सारा है। एक वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू क्रिएशन अलग टॉपिक है, वैल्यू क्रिएशन अलग टॉपिक है, याद रखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के नाम तो देख लिए होंगे आपने। हाँ भाई, क्वेश्चंस, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, सामने देखो। फर्स्ट क्वेश्चन ढंग से देखना, एक फर्स्ट क्वेश्चन साथ साथ आपको दिखाते जाऊंगा कि आईसीआई कैसे आंसर फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। लो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट, ठीक है, ढंग से देखना भैया। आप देखो, हाँ भाई, एबीसी कॉरपोरेशन एक कंपनी है, अब मल्टीनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी क्या बनाती है। पहली बात तो मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल है। आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मल्टीनेशनल वर्ड। देखते हैं आगे क्या काम आएगा। मल्टीनेशनल कंपनी है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है। इट इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस इनटू अ न्यू कंट्री। ये कहां जाने का सोच रही है, नई कंट्री में एक्सपैंड करने का सोच रही है। द कंपनी सीनियर मैनेजमेंट इज इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंटरिंग दिस मार्केट, दिस न्यू मार्केट। जो सीनियर मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है, जूम कर दूं, ये ले, ठीक है, दिख रहा है पूरा, है ना, ठीक है। हाँ भाई, तो सीनियर मैनेजमेंट क्या चाहता है, वो ये चाहता है टू इवेल्युएट द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। भाई नए बिजनेस में जाने से पहले, नए मार्केट में एक्सपैंड करने से पहले वो चाहता है कि वहां की थोड़ा अपॉर्चुनिटीज और रिस्क का एनालिसिस हो जाए। सही है कि नहीं है,
As a part of their analysis, they decided to use the PESTEL framework to assess the external factors that could impact their decision. How can the PESTEL framework help ABC company to assess the external factors effectively its decision to external factors affecting its decision to expand into a new country? You are a strategic manager for a tech company. अच्छा sorry, अगला क्वेश्चन ही ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा कर, समझ में आ गया? ओके, क्या करना है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, आपको पेस्टल एनालिसिस करना है, पेस्टल के बारे में पूरा बताना है, दैट्स इट. अच्छा, अब थोड़ा सा फ्रेम करना उसमें यार, बिल्कुल ही बेशरम मत हो जाना कि बच्चों के जैसे बोला हाँ ओके पेस्टल एनालिसिस इट इज मेड अप ऑफ PESTLE पी, फिर सारे एक एक समझा दिया. थोड़ा यार, थोड़ा तो उसको इंट्रोड्यूस करो क्वेश्चन को. That company is doing this, trying to expand into this new market, and before going into the new market we should do analysis of both internal external. और क्या कर लेना चाहिए हमको वहाँ की रिस्क अपॉर्चुनिटीज को एनालिसिस करने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड डू पेस्टल एनालिसिस. और बोल देना पेस्टल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है. कोई जाने से पहले वहाँ का आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का आइडिया होना चाहिए. दूसरे देश में जा रहे हो, वहाँ की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का आइडिया नहीं है तुमको, कितनी बेवकूफ़ी है. वहाँ का लीगल एनवायरनमेंट क्या है, कैसे लॉज बने हुए हैं, सोचोगे नहीं क्या? तुम्हारे देश के लॉज अलग हैं, पूरी दुनिया में सेम लॉज थोड़ी काम करते हैं. सो बिफोर एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट तो ये बताओगे, इंट्रोड्यूस करोगे अच्छा थोड़ा. तो देखो आईसीए ने इसको कैसे लिखा आंसर को, उसने लिखा बेशर्मों की तरह ही है लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है. राइट एटलीस्ट 4-5 लाइन्स 6 लाइन्स, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, देन स्टार्ट द क्वेश्चन कि ये इसमें पेस्टल एनालिसिस हम करेंगे. जनरली कौन कौन सा करोगे यार? जिस देश में जा रहे हो वहां की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एनालिसिस नहीं करोगे क्या? करना चाहिए ना. कैमरा फ्रीज हो गया है. ठीक है, तो जिस देश में जा रहे हो वहां का क्या करोगे भाई? पॉलिटिकल फैक्टर्स का पता करोगे नहीं करोगे? आजकल तो कितना माहौल चल रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, किस में क्या चल रहा है, किस देश में क्या हो रहा है. तो बिफोर एक्सपेंडिंग इनटू न्यू कंट्री यू शुड एटलीस्ट वहां का असेसमेंट करो पॉलिटिकल फैक्टर्स का. समझ रहे हो? अब वो पढ़ना आप क्या क्या आता है पेस्टल के अंदर. पॉलिटिकल पढ़ोगे, पॉलिटिकल में क्या क्या वर्ड्स लिखते हैं अपन, वो सारा मैंने पढ़ाया था आपको. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर, समाज. समाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? कंज्यूमर भी किसका पार्ट है? समाज का. तो कंज्यूमर, समाज बदलेगा तो कंज्यूमर भी तो बदलेगा, कंज्यूमर की नीड्स प्रेफरेंसेस भी बदलेगी. समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा ठीक है. आजकल लड़कियां भी माचिस मांगने लगी हैं दुकान पे जाके अभी कल ही मैं चाय पीने गया, वहां पे एक लड़की आई है ना, बैंक में जॉब करती होगी, वेरी वेरी गुड जॉब है ना, बढ़िया सलवार सूट पहन के वो लगा के, बोला अंकल माचिस देना माचिस चाय वाले अंकल से माचिस लेके गई, फिर पीछे जाके ऐसे माहौल. समाज बदल रहा है. अरे मैं इस पर जज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक डिमांड का पैटर्न बता रहा हूं कि समाज बदल रहा है तो समाज की नीड्स बदलेगी. तो जिस देश में जा रहे हो वहां का समाज के बारे में थोड़ा पता तो कर लो. सोशल एनवायरनमेंट, अरे है ना, ताकि वहां की लाइफस्टाइल पैटर्न्स, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर थोड़ा आइडिया लग जाए. एक और बात बताओ, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स. जिस देश में जाने का सोच रहे हो वहां का पता तो कर लो कैसे कैसे लॉज ऑपरेट करते हैं. लेबर लॉज, कंज्यूमर लॉज बहुत जरूरी है. लेबर लॉज, कंज्यूमर लॉज, टैक्सेशन लॉज. पढ़ रहे हो, सीए बनने जा रहे हो, सोचो गधों कौन कौन से लॉज पढ़ोगे. हर देश में सेम लॉज थोड़ी होते हैं. सो बिफोर एक्सपैंडिंग इनटू अ न्यू मार्केट देखोगे ना वहां क्या लॉज का सिस्टम है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, समझ रहे हो? ये सारे वहां पे क्लियरेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होती है, कार्बन एमिशन करोगे तो ये सारे फैक्टर्स आपको सोचने चाहिए. सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था. चलो उसी में हिंट था तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन हिंट उसी में था. चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा. सेकंड क्वेश्चन क्या है? यू आर अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर. कौन हो आप? स्ट्रेटेजिक मैनेजर. कब बनते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजर? नॉर्मली कब बनते हैं? नॉर्मली 10 साल बाद. सीए बन के कहां पहुंचोगे? फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट. फिर ग्रोथ करोगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे धीरे टीम मिलेगी तुम्हारे अंडर. पहले तुम किसी टीम का पार्ट होगे, फिर तुमने टीम मिलेगी. जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, तब जाके पहुंचोगे 10-12 साल में. अगर सब अच्छा रहा तो
सब अच्छा रहा यार तो ही तो पहुंचोगे, समझ रहे हो? हाँ भाई, सो यू आर ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर फॉर अ टेक कंपनी। अच्छा कौन सी कंपनी है? अरे बात है नहीं पीछे, कौन सी कंपनी है? टेक कंपनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है कई क्वेश्चंस में कि कौन सा बिजनेस है। टेक कंपनी है, लॉन्चिंग अ न्यू स्मार्टफोन मॉडल। ठीक है सर, आप एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर हो एक टेक कंपनी के जो एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। द कंपनी वांट्स टू टारगेट टेक सेवी कंज्यूमर्स हु वैल्यू इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सर जो कंज्यूमर, जो कंपनी है वो किसको टारगेट करना चाहती है? यंग जनरेशन को, जो कि टेक सेवी है और जो इनोवेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को क्या करती है, बहुत क्या बोलते हैं, वैल्यू करती है ना। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर कस्टमर बिहेवियर, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, सबसे अंडररेटेड क्वेश्चन, सबसे अंडररेटेड क्वेश्चन। जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो 90% बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन। कस्टमर बिहेवियर, क्या एक क्वेश्चन, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू प्रमोट द न्यू स्मार्टफोन। क्या है ये क्वेश्चन? कौन से टॉपिक का आंसर लिखोगे आप बताओ? कस्टमर, कस्टमर बिहेवियर का तो कोई टॉपिक ही नहीं था। एक एक करके, एक एक करके, मार्केट एंड कस्टमर एक टॉपिक था। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कस्टमर इन्फ्लुएंसेस, कस्टमर किससे इन्फ्लुएंस होता है, याद है? इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। उसके बाद वो डिसीजन लेता है, अच्छा डिसीजन लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, पोस्ट डिसीजन मेकिंग, कि उसे वो वापस खरीदना है या नहीं खरीदना है। खुश रहा तो वापस खरीदेगा, रेकमेंड करेगा, और अगर खुश नहीं हुआ तो रेकमेंड नहीं करेगा। कहां पर दे रखा है ये टॉपिक? देखो दिखाता हूं मैं आपको। इसमें क्या, ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं, देखो भाई कम से कम मुझे तो पाप नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नहीं बताया आपको। कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इस बात को समझो आप, सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं पहले फिर भी वो देता था, अब नहीं, अब मैं देना ही पसंद नहीं करता कि वो 35-40 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट वाले हैं, अब वो आते ही नहीं है। आपके मन में मैं गलत डाउट डाल दूंगा कि भाई आप तो इंपॉर्टेंट कर लो, आप करके ही नहीं जाओगे अंडररेटेड और वो आ जाएगा। तो ऐसा कोई मैं डालना ही नहीं चाहता, समझ रहे हो? अभी मई 26 के कई बच्चे कब से मांग रहे हैं, बोले सर वो इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन की लिस्ट दे दो। मैं देना नहीं चाह रहा हूं ताकि वो समझे कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दे दूंगा फिर वो ये, वो तो मेन टॉपिक पढ़ के चल जाएंगे और फिर वो जो अंडररेटेड है वो छोड़ के चल जाएंगे और आ जाएगा अंडररेटेड। एक दो क्वेश्चन भी आ जाए तो बेवकूफी है ना, समझ रहे हो? वही वाली बात है, गलत में फालतू माइंड में गलत बात डालना। हाँ भाई, ये टॉपिक में क्या आंसर लिखोगे आप? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा दे रखा है बस, लेकिन आप इस पे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हो ढंग से। क्या है, पेज नंबर बताओगे क्या? वैसे तो आने वाला है। वैल्यू चेन, अट्रैक्टिवनेस, मार्केट एंड कस्टमर। ठीक है, ये सारे वो हैं अंडररेटेड जो चीजें होती हैं, ढंग से पढ़ते नहीं है अपन। कस्टमर एनालिसिस, ये है कस्टमर बिहेवियर, है ना टॉपिक। लेकिन आपको तभी पता लगेगा जब आप हर टॉपिक पढ़ोगे। मैंने कहा ढंग से अभी एक बार और कोर्स कर लो, फुल कोर्स कर सकते हो अभी तो आप चाहो तो। 60 लेक्चर्स में खत्म है ना मेरी एसएम, उसमें खत्म है यूट्यूब पे वाली पे। अब आराम से चाहो ना आज भी रोज एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दो तो भी 60 दिन में एक और बार आराम से पूरी हो जाएगी। फिर वापस फिर फास्ट कर लेना एक रिवीजन, फिर आप करना वन शॉट से, समझ रहे हो? वन शॉट वीडियोस होते हैं अवेलेबल यूट्यूब पे, डालो और लगाओ, पूरा एक चैप्टर निपटाया करो। कभी कभार एक हफ्ते में एक चैप्टर निपटा दो। जितनी बार करोगे, लर्न करोगे, उतने ज्यादा नंबर फोड़ोगे आप, समझो। मेरिट किसकी जिसकी आती है ना नॉर्मली, वो कॉस्ट और एफएम में, ऑब्वियसली एग्जाम्शन तो बहुत कम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा ही फोड़ता है, समझ रहे हो? एफएम एसएम में 70 75 80 के ऊपर, कॉस्ट में तो आते ही आराम से 80 90 आते हैं सब बच्चों के, हमारे यहाँ पे सबके नहीं ऑब्वियसली, मतलब जो पढ़ता है वो। तो इसलिए उसमें ज्यादा फोड़ोगे, फर्स्ट ग्रुप में मार्क बढ़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का जो वो है वो बढ़ता है, समझ गए मेरी बात? चलो, कस्टमर बिहेवियर, तो ये था उस क्वेश्चन का आंसर। क्या क्या लिखना था इसके अंदर आपको? इसमें पहले तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था आपको, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है ये भी बताना है। सुनो आंसर की लेंथ, लेंथ सुनो, लेंथ कम से कम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन का, इजी है। फिर एक्सटर्नल इंटरनल समझा दो, डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट डिसीजन मेकिंग, यहां तक आंसर आएगा ये पूरा,
पोस्ट डिसीजन मेकिंग तक, ठीक है। चेक कर लेते, देखो आईसीए ने क्या लिखा है। तो देखो इंट्रोडक्शन दिया पहले उसने कि सर नए वाले कस्टमर्स, यंग जनरेशन को टारगेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी चूज करनी चाहिए और उसमें अब ये होना चाहिए। दीज एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस। उसके बाद क्या कर दिया उसने, डिसीजन मेकिंग को समझा दिया, फिर पोस्ट डिसीजन प्रोसेस, और काम खत्म, ठीक है। और देखो उसने डायग्राम बनाया है, मैं कह रहा हूं ना डायग्राम बनाने से क्या होता है, बढ़िया एडवांटेज मिलता है, समझ गए। है कुछ नहीं, वही बातों को लिख देना, फ्लो चार्ट में बना दिया उसने, हो गया काम। समझ में आया मेरी बात। तो इसको आप समझिएगा, इजी आता है पेपर, लेकिन उसके लिए जो उसने पढ़ा है, ठीक है। जिसने पढ़ाई नहीं करी उसके लिए क्या इजी और क्या डिफिकल्ट, ठीक समझ रहे हो। मेरा कभी मैथ्स का पेपर छूटा ही नहीं, 8th 9th 10th क्लास में, छूटेगा कैसे, आता ही नहीं था। बाकी सारे लड़ते रहते थे एग्जाम के बाद, आते ही पेपर छूट गया, पेपर छूट गया। मैंने कहा पता नहीं क्यों करते रहते हैं ऐसे, आएगा तो ही तो छूटेगा। हाँ 12th में जरूर फिर मैंने ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अकाउंट्स फिर मेरा भी छूटने लग गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन पर यार, मतलब यार गलत बात है, देख समझ गया ना तू कि मैं समझ गया, तू समझ गया कि मैं समझ गया। चलो हाँ भाई, पर यार तू पढ़ नहीं रहा आजकल, ऐसा नहीं पढ़ रहा ना, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ भाई बाकी तो पढ़ रहा है। हाँ भाई ग्रीन थ्रिफ्ट सुनिएगा, आजकल चल रहा है बड़ा ग्रीन, वो थ्रिफ्ट स्टोर्स और ये सब है ना। क्या होता है तुम ही बता दोगे, बताओ क्या होता है थ्रिफ्ट स्टोर, वो सेकंड हैंड कपड़े वाला है ना। बेटा मैं आपको बता दूं, अपने धर्म में नहीं होता ऐसा। मत खरीदना कभी भी, नेवर बाय फ्रॉम एनी थ्रिफ्ट स्टोर, वी एज द पीपल हु बिलोंग फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी नेवर बाय इट। बोल रहा हूं ना मैं आपको, चाहे भले ही नॉन ब्रांडेड, लेकिन नए कपड़े खरीदना कभी भी, नेवर बाय क्लोथ्स फ्रॉम थ्रिफ्ट स्टोर्स। अपने कल्चर का पार्ट नहीं है, और बात कल्चर की नहीं है, उसके पीछे रीजन है, समझ रहे हो। क्लीन क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स ब्रिंग गुड एनर्जी, समझ रहे हो। आपको पता है ये तक होता है कि कपड़े किसी को आपको ऐसे देने भी नहीं चाहिए, किसी को अपन ऐसे कर देते ना, एक तो जूते कभी गिफ्ट नहीं करने चाहिए, और कपड़े भी किसी को नहीं देने चाहिए, और काले कपड़े तो कभी भी किसी को ऐसे देने तो चाहिए ही नहीं, कभी भी किसी को कपड़े ऐसे देने नहीं चाहिए। देते हैं तो कैसे, उसको धुआ के बिल्कुल क्लीन करके, धो के फिर दो आप किसी को, नहीं तो दो ही मत भाई, ज्यादा बेटर है। आपको पता है बहुत, अरे बहुत लंका लग जाती है बेटा। मैं भी पहले तुम्हारे जैसे, सब तुम्हारे जैसे ही थे ना, मैं भी तुम्हारे जैसे था। हाँ भाई, तो कभी भी थ्रिफ्ट स्टोर्स वगैरह से मत खरीदना, कोशिश करो अपने कपड़े नहीं देने चाहिए उसको। हाँ भाई, तो ध्यान दो, ग्रीन थ्रिफ्ट, ठीक है। क्या काम है भैया इनका, सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन पॉपुलैरिटी ड्यू टू ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज अमंग कंज्यूमर्स। सर एक कंपनी है ग्रीन थ्रिफ्ट करके, सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर है, वो सस्टेनेबल क्लोथिंग बना रहा है। सस्टेनेबल मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली, और आजकल सर माहौल चल ही रहा है रिसाइकल, एनवायरमेंट फ्रेंडली, है ना, वो सब चल ही रहा है आजकल। सो उस कंपनी ने क्या देखा है अभी रिसेंटली, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन पॉपुलैरिटी, काफी तेजी से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ओके, सर्च का मतलब बढ़ना। द कंपनी स्पेशलाइजेस इन सेलिंग सेकेंड हैंड क्लोथिंग एंड अपसाइकल्ड गारमेंट्स ऑफरिंग एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फास्ट फैशन। तो सर जो कंपनी एक आई में स्पेशलाइज करती है सेकेंड हैंड कपड़ों में, ठीक है, सेकेंड हैंड कपड़े बेचने में स्पेशलाइज करती है, और अपसाइकल्ड गारमेंट्स बनाती है जो इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है आजकल। अब सुनना, अ मेजर कंसर्न फॉर ग्रीन थ्रिफ्ट इज द इमरजेंस ऑफ न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स इन द मार्केट। सर ग्रीन थ्रिफ्ट जो एक कंपनी है,
अब इसकी इसलिए फटी हुई है क्योंकि नई कंपनीज और आ गई हैं जो वो भी सस्टेनेबल ही ब्रांड्स हैं, ठीक है, सस्टेनेबल काम करती हैं. दीज ब्रांड्स फोकस ऑन using organic and recycled materials as well as ethical manufacturing practices. और ये जो ब्रांड्स है नई वाली जिससे डर लग रहा है उसको, ये क्या करती हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक काम करती हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल्स से काम कर रही हैं. जबकि वो क्या कर रहा है, वो तो थ्रिफ्ट कर रहा है. अरे सेकेंड हैंड कपड़े बेच रहा है, ये नए बना रहे हैं रिसाइकल्ड मटेरियल से और ऑर्गेनिक मटेरियल से. ओके, नए कॉम्पिटिटर. अब सुनना ढंग से. विच अलाइंस विद द वैल्यूज ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर्स. तो उसने एक क्वेश्चन आपको दिया है लेकिन लगता है कोई लाइन लिखना भूल गया है. क्या कह रहे हो? अरे एक एक करके बोलो. हाँ तो और मैं क्या कह रहा हूं, यही तो मैं भी यही लाइन बोला ना भाई कि लगता है कोई लाइन देना भूल गया है. ठीक है, फिर भी एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये क्या क्वेश्चन होगा? थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिटर, थ्रेट ऑफ राइवल नहीं हो सकता? थ्रेट ऑफ राइवल, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. अच्छा तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. हाँ तो ये लग रहा है, मतलब वही टॉपिक. अरे मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं भाई, टॉपिक समझ रहे हो ना? ये टॉपिक किसका है? माइकल पोर्टर. टॉपिक समझ में आ रहा है ना? टॉपिक लगभग वही लग रहा है. चेक करते हैं भाई वही है क्या भाई? हाँ तो न्यू एंट्रेंट्स, समझ में आ गई मेरी बात? तो सर वो तो थ्रिफ्ट स्टोर का काम करता था, सेकंड हैंड कपड़े बेचता था, अब नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं इस मार्केट में, समझ रहे हो? अब उससे उसको डर लग रहा है, तो बस उसको समझा देना पूरे वाले को. ये लो, न्यू एंट्रेंट्स वाले में क्या आता है? ऐसी कौन सी लाइन थी? देख अपन ने इसमें राइवल क्या होता है, जो सेम टाइप का काम करता है, समझ गए? बिल्कुल सेम, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो वो पढ़ाएगा, यही सब्जेक्ट सेम पढ़ा रहा है, वो तो होता है राइवल. एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है न्यू एंट्रेंट. तो यहाँ पे वो साफ उसको दिख रहा है, क्वेश्चन ही कह रहे हैं ना, मेजर कंसर्न इज द एमरजेंस. एमरजेंस मतलब आना. कौन आ रहा है? न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स. तो कुछ नई सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स आ रही हैं जो अभी नई आ रही हैं, तो न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं ना. इंडस्ट्री में क्या आ रहे हैं? पुराने वालों की तो बात ही नहीं चल रही. कौन आ रहे हैं? नए आ रहे हैं ना, नए. तो नए मीन्स न्यू एंट्रेंट्स. समझ में आया? तो आपको ये लिखना है, न्यू एंट्रेंट्स वाला पॉइंट अच्छे से बना के लिखना है. अच्छा न्यू एंट्रेंट, अच्छा उसने तो इतना सही बताया है, सुन लो सामने. उसने तो सिर्फ पहचाना और थोड़ा सा बता दिया. तुम्हें थोड़ा सा नहीं बताना, तुम्हें वो भी बताना है न्यू एंट्रेंट्स जो होते हैं उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है. सर न्यू एंट्रेंट्स आएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी इंडस्ट्री में, उससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? कम हो जाएगी. सही है? आगे की नहीं आई बातें. उसने भी ये बात लिख दी इधर कि कंपटीशन बढ़ेगा ये और वो. अपन थोड़ा और बताएंगे. अब दो तीन वो बता देना. मैंने बताया था एक वो टॉपिक कि आप कैसे बैरियर्स क्रिएट करोगे उनके लिए. भाई नई एंट्रेंट्स को रोकने के लिए क्या बैरियर्स क्रिएट करोगे, तो वो तीन चार बता देना, क्या मिल जाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. वो बताना चाहिए थोड़ा सा. समझ में आया क्या? पक्का? तो एक क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा था कि कौन सा है. वो भूल गया होगा जी, उसके नाम में ही आता है. हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा. अगला क्वेश्चन है, रीशफल कॉर्प इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ऑफिस फर्नीचर. ठीक है, क्या बेचती है कंपनी? ऑफिस फर्नीचर बेचती है, बनाती भी है, बेचती भी है. दे ऑफर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेस्क एंड चेयर्स टू कैबिनेट्स एंड शेल्फ्स. सर वो क्या ऑफर करते हैं? बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डेस्क से लेके चेयर से लेके कैबिनेट और शेल्फ तक. Recently, the company has been facing increased competition from online retailers offering similar products at lower prices. ठीक है, तो भाई इनको क्या हो रहा है? Recently the company is facing increased competition. Competition बढ़ रहा है. सुनो, competition बढ़ रहा है from online retailers. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? Analyze, क्वेश्चन है analyze the characteristics in the furniture industry, characteristics of products. Analyze the characteristics of products in the furniture industry. Discuss how Reshuffle Corp can differentiate its product to maintain a competitive edge. वो कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है? समझ रहे हो? प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एनालाइज करना है. एनालाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, और ये बताना है कि कैसे वो अपने को डिफरेंशिएट करे दूसरों से और कैसे कॉम्पिटिटिव एज अचीव कर सकता है.
ठीक है, रीशफल। तो देखते हैं इसमें क्या कर रहा है भाई साहब। इसमें भैया ने क्या बताया, मैंने कहा ना एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। याद है प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने कहा था आप अंडर एस्टिमेट करते हो उस क्वेश्चन को। प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है, हर प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है, समझ रहे हो, प्राइस डिसाइड करने में ये होता है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, CCC, कस्टमर सेंट्रिक, और वो सारी बातें हैं, समझ रहे हो। टेंजिबल इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच रखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसको अच्छे से इसको पढ़ना। हाँ भाई, टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एज, क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए, जरा ऊपर ऊपर से देख लो। तो कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन करने के लिए रीशफल कंपनी कैन डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट्स इन सेवरल वेज। याद है, एक तो वो पीओपी वाली बात लिखी थी अपन ने, पढ़ा था ना, है वो चैप्टर 3 में। वो पीओपी वाली बात कहाँ पढ़ी थी भाई, थी चैप्टर 3 में, याद करो। अरे 2 स्ट्रेटेजी 3 स्ट्रेटेजी थी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, और आपका वो क्या नाम है उसका, फोकस। फिर एक और थी लास्ट वाली, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। तो थोड़ी बात आप वो भी लिख सकते हो ना, उसने बोला ही है ना। तो देखो पहले लिख दिया टेंजिबल और इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स के बारे में, समझ रहे हो। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में लिख दिया कि प्राइसिंग पे ध्यान देके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। प्राइसेस में क्या बताया था मैंने, या तो सबसे हाई रख दो या सबसे लो रख दो, या तो एप्पल बना दो या एमआई बना दो, समझ रहे हो। एप्पल क्यों जाना जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस। प्राइस उसकी क्या है, डिफरेंशिएटिंग फीचर है, अरे है ना। रोल्स रॉयस क्यों जाना जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस, सही है कि नहीं है। और देखो आगे, प्रोडक्ट फीचर्स, बढ़िया प्रोडक्ट फीचर्स डालो, कस्टमर फीडबैक के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, लिखा हुआ है, समझ रहे हो। इससे आपको क्या मिलेगा, अच्छी डिजाइन, अच्छी क्वालिटी का बनाओ, ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाओ, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे दूसरों से। प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच रखो, ठीक है। उसके बाद PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, तो सर उसका भी ध्यान रखो। ये एक्स्ट्रा बात है जो उसने डाल दी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लो इसको, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो, लिख लो क्वेश्चन को। आप तो पेज नंबर लिख लो ना ICI का, जहां पे भी बुक है अभी वहां पे लिख डालो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर, ये कौन सा है, पेज नंबर 2.49, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 2.49, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट लीव इट, समझ रहे हो। अगर ये आ गया ना, मैं आपको बता दूं 60 से 70% बच्चे अगर गलत ना लिख के आए तो, समझ रहे हो। क्योंकि आप सोचते क्या हो, अपने को लगता है अपन सब जानते हैं, सब लिख देंगे प्रोडक्ट के बारे में। भैया अच्छी लैंग्वेज में लिखना, सही कंटेंट लिखना बहुत जरूरी है, नंबर तभी मिलते हैं। स्कूल CBSE थोड़ी है कि आपको फ्री फोकट बांट देगा, नहीं बांटेगा वो नंबर, अच्छा लिखोगे तो ही देगा, समझ में आया। इसको ढंग से करके जाना है इस क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, रिया शर्मा, रिया शर्मा, ये एक पुराना क्वेश्चन है स्कैनर्स का, वहीं से डला हुआ है ICI मॉड्यूल में, पहले 2024 के पहले आता था ये क्वेश्चन, आए हुए काफी बार आए हुए। सुनो भाई, इसमें अभी भी 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, जो देखो ध्यान दो। रिया शर्मा क्या करती है, ओन्स अ कन्फेक्शनरी बिजनेस इन जयपुर, अटक गया ना वो, हाँ लग ही रहा था मेरे को। क्या करती है भाई, कन्फेक्शनरी बिजनेस है इनका जयपुर के अंदर, स्पेशलाइजिंग इन, ओहो जयपुर में, आप देख रहे हो ICI के लिए भाई साहब जयपुर इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, जयपुर का नाम डाल रहे हैं। हाँ भाई, तो जयपुर में कन्फेक्शनरी बिजनेस है, स्पेशलाइजिंग इन होममेड चॉकलेट्स एंड कैंडीज। क्या बनाती है वो, होममेड चॉकलेट्स एंड कैंडीज, ठीक है। चीजें तो बढ़िया बना रही है भाई साहब, क्या है। डिस्पाइट होल्डिंग अ सब्सटेंशियल मार्केट शेयर इन द सेंट्रल रीजन, her business has experienced declining sales of these products over the last few years. Sir, सुनो, despite holding a substantial market share, central region में अच्छा market share है उसका, फिर भी over the few years उसकी sales क्या होती जा रही है, decline. Concerned about the market dynamics, the RIA consults a management expert for guidance. The consultant recommends a comprehensive understanding. अच्छा अब सुनो, आ गया हिंट, क्या है आंसर, द कंसल्टेंट रिकमेंड्स द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव
लैंडस्केप एंड द टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. याद है आंसर इज IUSWP. आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोडक्ट्स. IUS मतलब identifying their strength, determining their strength. W means determining their weakness, and P means put all the information together. समझ रहे हो? आंसर हिंट था क्वेश्चन का तो यहां तो. Explain the steps to be followed by Riya Sharma to understanding the competitive landscape. फेमस क्वेश्चन है ये तो, आता ही पढ़ना होता है. चलो भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ICI की वो देख लेते हैं जरा, कैसी शक्ल देख लेते हैं, क्या लिखा है. सीधे बिड़ती है तो ली दी ICI भी. ठीक है, ढंग से लिखना है इसका, थोड़ा इंट्रोडक्शन भाई, थोड़ा तो लिखना, फिर स्टार्ट करना आंसर. ठीक है, ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन. अ कंपनी launched a new product. A company recently launched a new product in the market. ठीक है, इनिशियली इट फेस स्लो सेल्स ग्रोथ. इनिशियली उसकी सेल्स ग्रोथ स्लो है. ढंग से सुन लो, तुम बताओ. चलो आंसर, मैं अभी रुक जाना पहले, जल्दीबाजी नहीं, पूरे पेशेंस से. क्या एक क्वेश्चन, सर एक कंपनी है उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अभी मार्केट में, रिसेंटली लिखा है. रिसेंटली हिंट यही है पहला तो, रिसेंटली वर्ड तो रिसेंटली लॉन्च किया है. इनिशियली इट फेस्ड स्लो सेल्स ग्रोथ. इनिशियली उसकी सेल्स ग्रोथ स्लो है, लिमिटेड मार्केट थी, हाई प्राइसेस थी. हाउएवर ओवर द टाइम द डिमांड इज एक्सपैंडिंग रैपिडली. तेजी से बढ़ रही है अब डिमांड, प्राइसेस फॉल हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है. कौन सी स्टेज है? इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड वाली, सॉरी फर्स्ट वाली थोड़ी होती है, नहीं बीच वाली ग्रोथ स्टेज है. ग्रोथ लीड हो गई क्या? बिल्कुल ही, मैं नाम भूल गया, तुम भी भूल गए. इंट्रोडक्शन थोड़ी है. फर्स्ट की लाइन तो ऊपर थी. अभी उसने क्या कहा कि जब लॉन्च किया था तब सेल्स स्लो थी, प्राइस हाई थी, लिमिटेड मार्केट था, लेकिन अभी रैपिडली बढ़ रहा है, प्राइस गिर रही है, कंपटीशन आ रहा है. तो ये कौन सी स्टेज चल रही है? ग्रोथ स्टेज. वो तो ली थी तुम, इंट्रोडक्शन लिख के आओगे. मेरे को बदनाम कर रहे बात, तो मैंने नहीं बोला, वो तो मेरा नाम ही याद नहीं आ रहा था. वो तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन. तो कौन सी स्टेज है पहले पहचाना. ठीक है, अब लिखोगे कैसे? आइडेंटिफाई द स्टेजेस. अब बता देना कि पहले कौन सी थी, इंट्रोडक्शन, और अब कौन सी है. इंट्रोडक्शन क्यों थी? क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये बातें होती थी. और बोला ये ग्रोथ अब क्यों है? क्योंकि अब ये बातें हो रही हैं. और लास्ट में 2 लाइन एक्स्ट्रा डाल देना कि आगे क्या क्या हो सकता है, मैच्योरिटी और डालो तो डाल देना. अब देखो आंसर फ्रेम कैसे कर रहे हैं, आता सबको है, फ्रेम कैसे करना होता है वो देखो. अब आंसर को ढंग से, द कंपनी वेंट थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ऐसे बताया, पहले इंट्रोडक्शन फिर ग्रोथ. ठीक है, थोड़ा आप और ज्यादा अच्छे से बताना उसको. ठीक है, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी भी एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, मुझे कराना है. सामने देखो, राजीव आर्य. ये भी पुराना क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है. ढंग से देखना, इस आंसर में एक एस्पेक्ट ऐसा है जिस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा. ठीक है, ढंग से देखना है ना. आप बताना बिना चीटिंग के. देखो भाई, राजीव आर्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. राजीव आर्य, हाँ भाई, राजीव आर्य ओन्स एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंपनी. काय का काम है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का काम है राजीव आर्य का. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं? वो होता है प्रेस, प्रेस, आयरन. ठीक है, ओके. और वो स्त्री बोलते कई लोग. तो हाँ भाई, तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, नॉट जस्ट प्रेस अप्लायंसेस में हीटर, हैंड ब्लेंडर आते हैं, मिक्सिंग आते हैं, बहुत सारे आइटम आते हैं, हीटर वीटर. वो और क्या आता है ना, अवन और बराक ओबामा माइक्रोवेव. ओके ओके, माइक्रोवेव. हाँ, तो ये सब आता है उसमें, है ना, ये सब आता है. हाँ भाई, इधर इधर बराक ओबामा. मेरे को लिपसिंग समझ में आती है ना, सुनाई तो देता नहीं है, लिपसिंग से लग रहा था बराक ओबामा. माइक्रोवेव, लिपसिंग. हाँ भाई, इधर देखो, राजीव आर्य. अभी तो बहुत दिक्कत हो रही भाई. राजीव आर्य ओन्स
an electrical appliance company specializing in the manufacture of domestic vacuum cleaner. क्या बनाता है ये? अरे मैं यही तो नाम चाह रहा था, अप्लायंसेस में ये भी आता है. अरे समझ गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर बनाते हैं वो. ओके, ढंग से सुनना. द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव विद 4 अदर मैन्युफैक्चरर्स ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स. सर उसके 4 और कॉम्पिटिटर हैं, सुनना अच्छे से. 4 कॉम्पिटिटर और हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अचीविंग कंपेरेबल सेल्स वॉल्यूम. सिमिलर सा उनका सेल्स वॉल्यूम है उनका भी. अब सुनो, एडिशनली दीज राइवल फर्म्स होल्ड सेवरल पेटेंट्स. ढंग से पढ़ो. ये जो राइवल्स हैं, दे होल्ड सेवरल पेटेंट्स. पेटेंट से क्या होता है सर? पेटेंट से आपका काइंड ऑफ मोनोपोली हो जाएगा उसमें. नई फर्म्स आने से पहले क्या करना पड़ेगा उनको? या तो पेटेंट्स खरीदने पड़ेंगे, या पेटेंट से क्या होता है, नई फर्म्स ब्लॉक हो जाती है. सुनो, अब यही तो मेन गेम है. एडिशनली दीज राइवल फर्म्स होल्ड, जो अपने 4 राइवल्स मतलब राइवल फर्म्स हैं, उन्होंने उनके पास काफी पेटेंट्स हैं रिलेटेड टू द वैक्यूम क्लीनर टेक्नोलॉजी. ओके, द सप्लायर बेस ऑफ रॉ मटेरियल इज एक्सटेंसिव. सप्लायर बेस बहुत है, एक्सटेंसिव है, ठीक है, विद मल्टीपल सप्लायर्स अवेलेबल. कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉट ऑफ सप्लायर्स आर देयर. ओके, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट फोर्सेस फ्रॉम माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क दैट आर रेलिवेंट टू द राजीव आर्या कंपनी. मान लो आप उसके स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हो, राजीव आर्या कंपनी के लिए काम करते हो, तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से थ्रेट्स उसको अफेक्ट, पहले तो थ्रेट्स कौन कौन से इसमें दिख रहे हैं और उसको कौन कौन से अफेक्ट करेंगे. ठीक है, बताओ. तो सर थ्रेट फ्रॉम राइवल, थ्रेट ऑफ राइवल्स तो दिख ही रहे. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, हाउ कम सब्स्टिट्यूट्स? नो, आप तो फिर तो दोनों मसले. सिमिलर प्रोडक्ट तो इसलिए बोला था राइवल बताने के लिए है. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वो तो है नहीं, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि वो थ्रेट है, लेकिन उसका इंपैक्ट, क्योंकि वो तो खूब सारे हैं. और नेक्स्ट, नेचर ऑफ राइवलरी. राइवल वाला पॉइंट है ही, राइवल हो गया. और सब्स्टिट्यूट में झाड़ू वाड़ू, कहां लिखा है इसमें झाड़ू? तो मतलब इसमें देख के नहीं पता लग रहा बस, है ना, झाड़ू. हाँ, और मतलब हो सकता है लेकिन इसमें है नहीं. और इसमें देख के और क्या पता लग रहा है? और कौन सा थ्रेट है? थ्रेट ऑफ राइवल दिख रहा है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, या थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. अगर आपको लग रहा है तो इसकी वजह से ये, ठीक है, हो भी सकता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, है ना. अब आप एक पॉइंट और देखना इसमें उसने क्या यूज किया, दिमाग लगाया. एक अभी तुम भी लगा लो, टाइम दे रहा हूं, सोचो क्या हो सकता है. थोड़ा जल्दी सोच लो क्योंकि 2 और क्वेश्चन है. हाँ, वैक्यूम क्लीनर पे और किस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है? एक इसने बोला झाड़ू का पड़ सकता है, और काम वाली बाई, बाई नहीं बोलते ऐसे, दिमाग फालतू दे. अच्छा, सही में खुद से मन से ही याद आया क्या तेरे को? झाड़ू, और झाड़ू से बाई याद आई. ठीक है, आजकल काफी. चलो भाई, तो यही तो एक पॉइंट था जहां दिमाग नहीं जाता है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. मैंने आपको बार बार हिंट कर रहा हूं कि यहां वो हिंट नहीं कर रहा सब्स्टिट्यूट के बारे में, लेकिन आप दिमाग लगाओ, हो तो सकता है ना थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. भाई वैक्यूम क्लीनर का थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? थ्रेट उसको कहां से, उसके सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? सर जो हाउस हेल्प्स हैं, हाउसमेट्स हैं, उनसे उसको थ्रेट आ सकता है. ठीक है, वो भी एक तरीके का क्या है, पॉसिबल थ्रेट, पॉसिबल सब्स्टिट्यूट है ना. भाई जिसके बाई लगी हुई है उनका फिर वो की डिमांड क्या होगी? कम. डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर्स जनरली ये वो लोग खरीदते हैं ज्यादातर, अब्रॉड में खूब होता है ये तो, क्योंकि वहां पे हाउस हेल्प है नहीं, तो हाथ खुद करना पड़ता है भाई. आपको बता दूं, वहां पे तुम 1 करोड़ भी कमा रहे हो ना, अमेरिका का 1 करोड़ इंडिया का 30-35 लाख होता है. ठीक है, आपको बता देता हूं, सिमिलर काइंड ऑफ लाइफ यू कैन एंजॉय. जो आप 30-35 लाख के पैकेज में एंजॉय करोगे, वहां 1 करोड़ होता है. अब 1 करोड़ में भी लेकिन वहां सर्वेंट नहीं मिलेगा तुम्हें. समझ रहे हो मेरी बात? ये बात आप समझ लेना. सर्वेंट खुद ही वहां पे ज्यादातर खुद काम करना पड़ता है. तो ये भी एक थ्रेट ही है ना. वैक्यूम क्लीनर्स, जहां वैक्यूम क्लीनर का थ्रेट क्या है? बाई. अगर बाई यहां है उधर, मतलब तो फिर वहां पे उसकी डिमांड पे इफेक्ट आएगा. अब आप देखो आंसर.
देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लिख लो ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 2 पॉइंट दिख नहीं रहा है क्या, पेज 49 आईसीआई मॉड्यूल पेज नंबर 2.49 क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट। फिर बोलना मत एग्जाम में आ गया तो। हाँ भाई आंसर देखो कैसे लिखा है उसने, क्या क्या थ्रेट है। देखो भाई मैं फिर बोल रहा हूं सभी लोग देखो, कौन सा क्वेश्चन था, 7 ही था क्या। हाँ भाई देखो ये भी आया था शायद, 1-2 अटेम्प्ट पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, रिपीट हुआ है। रिपीट होता है भाई क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, बच्चे गलती करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना, द कॉम्पिटिटिव राइवलरी विल बी अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन द कंपनी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी वाला फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, थ्रेट ऑफ राइवल्स, ठीक है। बिकॉज एज ऑल द राइवल्स आर सिमिलर इन साइज, सारी सिमिलर है, कंपेरेबल सेल्स है उनकी भी सिमिलर, अच्छा सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहे, सिमिलर कंपेरेबल सेल्स है, तो ये राइवल वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, अरे बातें नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट बात है पेटेंट्स वाली। लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स अगर इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं, अगर इस इंडस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स होंगे तो नई फर्म्स इजीली आ नहीं पाएगी। सो इट विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। समझ में आ गई मेरी बात, नई फर्म्स को आने से पहले ही डर लगे हो, बोलो यार उसमें जाना है तो पहले पेटेंट खरीदना पड़ेगा क्योंकि सबने तो पेटेंट करा रखी है। तो इट विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू एंट्रेंट्स टू ब्रेक इनटू द मार्केट, ठीक है। तो ये भी एक थ्रेट है, मतलब जिसका इंपैक्ट नहीं आएगा लेकिन पहचानना था ना आपको, अरे पहचानना था कि इससे ये हो सकता था लेकिन होगा नहीं क्योंकि इन्होंने क्या करा रखा है, अरे इनमें ज्यादातर ने क्या ले रखे हैं, पेटेंट्स। ये आइडेंटिफाई करके बताओगे ना कि है तो सही लेकिन इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। और लास्ट वाला सुनो इधर, अरे वो बाई वाला, अच्छा ठीक है, झाड़ू क्या बाई, झाड़ू इज नॉट अ, यार देख झाड़ू तो सदियों से है, तूने चलाई है झाड़ू कभी, वैक्यूम क्लीनर चलाया है, तो फिर दोनों चला फिर बता मैंने चलाया, मैं जानता हूं है। अरे वो वैसे छोटा मोटा सब्स्टिट्यूट है, मतलब इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट नहीं कहेंगे। कहाँ झाड़ू कहाँ वैक्यूम क्लीनर, चलाएगा तो ही मजा आएगा, तो चला के देख, उसमें बहुत सारे वो होते हैं, क्या होते हैं वो, अरे वो होते हैं फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे वो अटैचमेंट्स होते हैं, माहौल होता है पूरा। हाँ भाई इधर, हाँ भाई इधर दिवाली की सफाई करना फिर बताना मेरे को, ठीक है। हाँ भाई इधर देखो, अरे बातें नहीं, इधर देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसमेट्स लिखा है एक पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसमेट्स एट लो कॉस्ट। सर अगर सस्ते में हाउसमेट्स अवेलेबल है, सस्ते में हाउसमेट्स अवेलेबल है, सो इट कैन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो सर उससे वैक्यूम क्लीनर की सेल्स पे इंपैक्ट आ सकता है, सो इट्स अ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये वाला थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये सारे आपने पहचान लिए और ये आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, अरे कुछ स्टोरी बदल देगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पहचानना होता है। अरे समझ गए सब लोग, ऑलवेज थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट, तो दिमाग में सोचना खुद ही, ज्यादातर देगा ही नहीं वो हिंट, सब्स्टिट्यूट वाला सोचना पड़ेगा तुमको, बाकी दे देगा कि सप्लायर ये है, थ्रेट न्यू एंट्रेंट है, ये है, राइवल है। सब्स्टिट्यूट वाला दिमाग तुम्हें लगाना है। याद करो मैंने कहा था तुम्हारे पिताजी इंश्योरेंस एजेंट है ना, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, उनके क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, इंश्योरेंस के सब्स्टिट्यूट क्या क्या है, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, रियल एस्टेट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में टॉपिक था भाई, एग्जांपल ही यही है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का टॉपिक था अपना। अरे 5 थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में एग्जांपल ही यही दिया था मैंने, याद करो। अब तुम्हारे पिताजी ने नई कंपनी खोली, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन उनको सोचना चाहिए ना चालू करने से पहले कि इसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे होते हैं मार्केट में। दे ऑल आर सब्स्टिट्यूट्स। काय के सब्स्टिट्यूट है, कैपिटल फॉर्मेशन, आदमी सेविंग करता है, सेविंग इंश्योरेंस में भी कर सकता है, गोल्ड में भी कर सकता है, सिल्वर में भी कर सकता है, शेयर में भी कर सकता है, रियल एस्टेट में भी कर सकता है, होता है भाई साहब। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई खत्म होने वाला है। 8 सुरेश सिंघानिया, नाम तो भारी है नाम। हाँ भाई इधर देखो, सुरेश सिंघानिया, अरे काय का क्वेश्चन है ये, मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं, लास्ट में दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव
लैंडस्केप, IUSWP। सबको पता है, लेकिन अंदर लिखना अच्छा होता है ढंग का। मैं आपको बता दूं, आप जिस हिसाब का आंसर लिखोगे, ऐसा ही एक बच्ची ने लिखा था, 3.5 नंबर दिए थे उसको ICI ने। उसने एज इट इज जो मेरे नोट्स हैं सेम उतार दिया था, 3.5 नंबर दिए थे उसको ICI ने। समझ रहे हो? इसका मतलब एक कमी छोड़ दी थी उसने, इंट्रोडक्शन। उसने एज इट इज तो उतार दिया, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा। जैसा क्वेश्चन है उसको इंट्रोड्यूस तो करो, उसको स्टोरी को जोड़ो तो सही कुछ। आप समझ गए कहने का मतलब? हाईएस्ट दिए उसको 3.5 नंबर। कॉपी आई थी मेरे पास ICI से निकाल के कि बोलो सर देखो नंबर कम क्यों आए, तो देख के बताया फिर मैंने उसको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देंगे सब लोग। इको कैरी बैग्स, कैरी बैग बनाते हैं आजकल, वैसे वो पॉलीथीन वॉलीथीन का चक्कर है। सुनना भाई, इको कैरी बैग्स और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक कंपनी है इको कैरी बैग, क्या बनाती है? इको फ्रेंडली बैग्स बनाती है, रिसाइकल्ड बैग प्लास्टिक बैग बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का काम है इनका। एंड दे हैव सीन अ पोटेंशियल इन एवर ग्रोइंग अवेयरनेस अराउंड हैजार्ड्स ऑफ प्लास्टिक। सुनना, मतलब उन्होंने काफी इसमें पोटेंशियल देखा, क्योंकि अभी आजकल काफी लोग अवेयरनेस आ रही है लोगों में, किससे लेके? बाय यूज ऑफ प्लास्टिक्स, है कि नहीं? मैंने कहा था पाप लगता है वो थैली कभी भी रोड पे नहीं फेंकना, कभी भी चिप्स का पैकेट खा के रोड पे नहीं फेंकना। गाय खा जाती है और गाय बहुत सड़ सड़ के मरती है, सही बता रहा हूं। इतना जीवन में जितने पुण्य है ना सारे खत्म हो जाते हैं एक बार में। डेबिट क्रेडिट चलता है अकाउंट स्टेटमेंट, जितने जोड़े होंगे ना तुमने क्रेडिट करके, सारे एक बार में निकल जाते हैं। और गाय का तो पुण्य ऐसा बताया जाता है, गाय को अगर अपन खिलाते हैं तो अपने कई पाप को भी एक बार के लिए वो कर देता है, ठीक कर देता है, मतलब बैलेंस कर देता है। तो बोलते खिलाने के लिए, व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू टफ फेज, तो ये सब चीजें कही जाती हैं। अब वो इनडायरेक्टली क्या है, भगवान करवा रहा होता है कहीं ना कहीं। बोलता है या तो अस्पताल के बाहर गरीब वो जो होते हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको हेल्प करो, कुछ खिलाओ या कुछ भी ऐसा ऐसा। तो ये सब करवाते हैं। आपको बता रहा हूँ ना मैं, करना याद रखना, वो ऐसा पाप लगता है। और मैं भी ये क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारे मन में भी अवेयरनेस आए फॉर प्लास्टिक्स। अब सुनो, एंड द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स रिसाइकलिंग। ठीक है, कंपनी को बहुत पोटेंशियल दिख रहा है आगे कि बढ़िया हो सकता है आगे मामला। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें नहीं, नेक्स्ट क्या मतलब, इसमें क्या पूछ रहा है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से देख लो, फिनिश है फिर तुम्हारा ब्रेक चालू हो गया ना। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, ढंग से देखो फिर, काम तो पूरा करूंगा ना। अ मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग्स आर पेपर बैग्स। ओ लो, अब ये जो इको कैरी बैग्स जो कंपनी थी, इसके लिए एक मेजर कंसर्न क्या है? कागज वाले है ना। ये क्या बनाता है लेकिन? अरे इको कैरी क्या बनाता था? ये तो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाता था, है ना, रिसाइकलेबल वेस्ट से बनाता था। तो उसको अब थ्रेट आ रहा है किससे? पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लॉथ बैग्स, कपड़े वाले। अब सुनो, even though they are costlier than the recyclable plastic bags, irrespective they are being welcomed positively by the consumers। सर जबकि वो अपने वाले से महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी they are welcomed by the customers, मतलब लोग ले रहे हैं। आगे सुनो, identify and explain that competition from paper bags and old cloth bags fall under which category of Michael Porter। हाँ भाई, सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है। राइवल भी डाल देना, दोनों डाल देना, लेकिन वैसे एक ही बोले तो सब्स्टिट्यूट है। आंसर चेक करो। अरे बातें नहीं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट देखो, तो स्पेसिफिकली आंसर पे जाएं तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। समझ गए सब लोग? और लास्ट क्वेश्चन है आखिरी। अरे वो बातें नहीं यार, रुक जाओ। लास्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है? कुछ अच्छा ही क्वेश्चन दिख रहा है ये तो। बेबी टर्टल, अरे कौन है ये? बेबी टर्टल है। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बातें नहीं। बेबी टर्टल इज अ चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड, छोटे बच्चों के कपड़े बनाती है। दैट हैज बीन क्रिएटेड अ न्यू एज डिमांड फॉर वॉशेबल डायपर्स। अरे कपड़े बनाती है, लेकिन सुनना, it is a children clothing brand that has been created a new age demand for washable diapers। उनका एक प्रोडक्ट है वॉशेबल डायपर। नॉर्मली डायपर क्या होता है, वो क्या होता है, एक ही बार होता है ना वो तो,
वो एक की बार यूज होता है फिर फेंकना पड़ता है। इन्होंने वॉशेबल डायपर बनाया। अब सुनो बेटा, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे पूछो, बहुत बड़ा खर्चा होता है डायपर का, समझ रहे हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, खाते हैं हंगते हैं, खाते हैं हंगते हैं, और एक काम नहीं है उनका। 4-4 5-5 10-10 बार, अभी खाया अभी किया, अभी खाया अभी किया, बहुत बड़ा खर्चा है। अब सुनो इधर, द मेजर बेनिफिट फॉर द ब्रांड हैज बीन दैट नॉट मेनी कंपनीज हैव शोन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। सर इस ब्रांड का मेजर बेनिफिट क्या है? बातें नहीं भाई, कि कई ज्यादातर कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया, मतलब इस धंधे में आने में। अब सुनना, thinking it is not viable. However, the customers, majorly working mothers, are loving their product. However, the customers are loving this product. मतलब नई फर्म्स को तो वो फर्म्स को ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आया नहीं, लेकिन कस्टमर्स को तो इंटरेस्ट आ रहा है इस प्रोडक्ट में। अब सुनो, द कोर मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन मेनी अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अच्छा, जो मेन मटेरियल है इसका भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, क्योंकि वो कहां पे आता है काम? अदर इंडस्ट्रीज में आता है काम, तो मिल जाता है इजीली। अब सुनो, बेबी टर्टल सोर्सेज दिस मटेरियल फ्रॉम अ रिनाउंड सप्लायर एट अ कंपैरेटिवली लो प्राइस। ठीक है, बेबी टर्टल ये मटेरियल कहां से एक्वायर कर रहा है? एक रिनाउंड सप्लायर से काफी लो प्राइस में मिल रहा है उसको। Which of the 5 forces of competitive pressure would baby turtle experience due to above setup, and what are the major factors that create such pressure for a product? Do you think baby turtle has an advantage in some way to fight off this pressure? अब क्वेश्चन अच्छा है और इसमें कई बातें लिखनी है आपको। अब देखो क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं इसमें। सप्लायर का भी थ्रेट है, एक ही भाई रिनाउंड सप्लायर है, वैसे वो लो कॉस्ट पे दे रहा है, एक तो वाली बात भी है। अब देखो देखो इधर देखो, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, ये भी क्वेश्चन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर लिख लेना भाई इसका, पेज क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई देखो कैसे लिखा उसने आंसर, आंसर लिखा है बेबी टर्टल वुड एक्सपीरियंस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, देखो as a competitive pressure for their washable diaper product. This is because the core material is sourced from single supplier. पूरा कहां से आ रहा है इसका मटेरियल? एक ही सप्लायर से, जो कि रिनाउंड है। अब सुनो, इसका पूरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस पर बेस्ड है, लो कॉस्ट पे आ रहा है। अब सुनो, तो इसका मतलब इससे फ्यूचर में इसको प्रेशर आ सकता है। कौन सा प्रेशर? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब सुनो, फर्दर अदर फैक्टर्स दैट लीड टू सच प्रेशर, और भी फैक्टर आ रहे हैं इसमें, देखो देयर प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू बायर एंड सब्स्टिट्यूट टू द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्या कह रहा है वो जो मटेरियल है वो कहां से सोर्स कर रहा है? वो बाकी इंडस्ट्रीज में भी मिल रहा है, तो ये भी एक क्या हो सकता है? वेरी क्रूशियल हो सकता है। ठीक है, suppliers can manipulate switching cost as the brand is in inception stage and making margins are important. सर इंट्रोडक्शन स्टेज पे चल रहा है अभी ये ब्रांड, ठीक है, नई फर्म्स आई नहीं, दिमाग लगाओ, पीएलसी कौन सी स्टेज पे है अभी? इंट्रोडक्शन पे, नई फर्म्स तो आई नहीं है, कस्टमर इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो सर इससे आपको जो सप्लायर है वो क्या कर सकता है? आपको मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है, आप उससे स्विच नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये वाला पॉइंट भी इसमें डाल देना। अब ये तो हो गया प्रेशर की बात। अब एडवांटेज, मैंने कहा था दो पार्ट है इसमें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं आपको। थ्रेट पहचानना भी था और अब एडवांटेज बताओ, दो क्वेश्चन है इसमें। एन एडवांटेज दैट बेबी टर्टल हैज, क्या एडवांटेज है बेबी टर्टल को? सर द एडवांटेज बेबी टर्टल हैज इज even though the material required has no substitutes, but it is used to make many other products and there are many other suppliers who can provide that material. तो सर इसका एडवांटेज ये है कि यही मटेरियल, माना सप्लायर तो एक है लेकिन कई और इंडस्ट्रीज में भी काम आता है, तो वो लोगों से तो मिल ही जाएगा ना। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये एडवांटेज है। इट माइट अफेक्ट ऑपरेशंस इन शॉर्ट टर्म, हो सकता है शॉर्ट टर्म में अफेक्ट करे, बट विल हेल्प टू फाइट ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय एग्जिस्टिंग सप्लायर। तो सर शॉर्ट टर्म में आपको अफेक्ट कर सकता है, बट इट विल हेल्प फ्यूचर में, आपको ये बहुत हेल्प करेगा एग्जिस्टिंग सप्लायर से प्रेशर कम करने में। अभी तो तुम्हारे पास एक ही है ना सप्लायर, फ्यूचर में तुम अदर इंडस्ट्रीज वालों से भी बात करोगे और अपने आप वो एग्जिस्टिंग सप्लायर की बार्गेनिंग पावर डाउन हो जाएगी। है
नहीं तो हम हमको वो नहीं देंगे, क्यों? मटेरियल बेचने वाला तो मटेरियल बेचने के लिए बैठा है। अपने को जो बेचता था वो बहुत रिनाउंड था, लो कॉस्ट पे दे रहा था। लेकिन अपन अब शॉर्ट टर्म में तो चलो कुछ नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में अपन बाकी इंडस्ट्री से पता करेंगे कि कहाँ से मिल रहा है और कहाँ से मिल जाएगा, तो उससे अपने आप उसकी औकात क्या हो जाएगी, थोड़ी डाउन। तो शॉर्ट टर्म में इनिशियली इंपैक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चंस थे भाई।